नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, हेलो। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से जस हिंदी टीवी पर स्वागत है। भारत के स्कूलों में, खास करके गांव, छोटे कस्बों और छोटे शहरों के स्कूलों में बच्चियों को मासिक धर्म के दिनों में सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। कुछ राज्यों में और केंद्र सरकार की मदद से कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड्स की सुविधा दी जाती है, लेकिन नीतिगत असमानताओं की वजह से इन सुविधाओं में एक रूपता नहीं है और हमारी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि उसे स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड्स मुहैया कराने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश की एक कांग्रेस नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए 4 हफ्तों का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है। केंद्र सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करके इस पॉलिसी की रूपरेखा पर अमल लाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय के सचिव राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे और आदेश के अनुसार केंद्र 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से मौजूद एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को कहा कि केंद्र युवा और किशोरियों के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता की पहुंच में सुधार लाने के लिए समर्पित है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ना कि केंद्र का। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए, जिसकी बात की जा रही है यूनिफॉर्म पॉलिसी की। बेंच ने कहा है कि उठाए गए मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव MHFW को अपनी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन रणनीतियों और योजनाओं के निर्माण का निर्देश देते हैं, जिन्हें या तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से या राज्यों के अपने स्वयं के धन के माध्यम से अमल में लाया गया हो। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर है। उन्होंने कहा है कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली 11 से 16 साल की उम्र की लड़कियां अक्सर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं। सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरे देश में सभी लड़कियों को कवर करने में सक्षम नहीं है। याचिका में आगे अदालत से 3 चरणों में जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भी केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की अपील की गई है। तो इस मसले पर हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है। बातचीत की शुरुआत करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोशल साइंटिस्ट हैं झरना पाठक और एनजीओ भी चलाती हैं। झरना मैम, बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्वाति भान भी जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और डॉक्टर हिमांशु, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के सीनियर ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु आपका भी स्ट्रेट टॉक में। और जी, शुरुआत स्वाति मैं आपसे करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट से जब ये कहा जाता है कि बहुत ही अहम मसला है, महत्वपूर्ण मसला है और इस पर यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, 4 हफ्तों का समय दिया गया है केंद्र सरकार को, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आखिर आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी केंद्र के पास या फिर हमारे देश के पास ऐसी कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है जो हमारी बेटियों की पढ़ाई और आगे बढ़ने की बात तो करती है, लेकिन एक बेहद ही बेसिक जो नेसेसिटी है, मूल जो ज़रूरत है, उस पर ही मुझे लगता है किसी का ध्यान नहीं गया या ध्यान गया। लेकिन जैसा भारत के बारे में ये कहा जाता है कि हम जो भारत का समाज है वो थोड़ा सा रूढ़िवाद समाज है। स्वाति, आपको क्या लगता है? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए स्वाति। दे रहे सुनाई? या आप कृपया हाँ। बात जी।
रखें? नेहा, सबसे पहले तो बात ये है कि एक एक तबक्का है हमारे सोसाइटी में जो अभी भी रूढ़िवादी में बिलीव करती है, रूढ़िवादी में मानती है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि एक तबक्का धीरे धीरे अपग्रेड एक हो रहा है जो इस बात को मानती है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक अहम विषय है एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। जी। तो अगर आप you just go back to a decade and you will realize that in television commercials were also it was a very guarded attempt to talk about the menstrual cycle or to talk about this menstrual health, but in the last one decade or so, it is now changing. The scenario is definitely changing. मैं ये नहीं बोलूंगी कि एवरीथिंग इज वाइट वॉश, सब कुछ ठीक हो गया है। Majority of the section needs to understand that this is not a disease. जी। मतलब ये जो अलग करके रख देने वाली बातें, रिलीजियस प्लेसेस में विजिट ना करने वाली बातें, ये इट इज देयर प्रेवलेंट इवन इन एन अपर मिडिल क्लास। जी तो बिल्कुल। जब हम इस टैबू से ना हट पाए, तब तक talking about this kind of a health will become irrelevant in all sorts of platforms. जी, आपने बहुत ही जो है गंभीर यहाँ पर बिंदु रखे हैं। और जब तक बात ही नहीं करेंगे, जब तक इसको डिजीज समझेंगे, तब तक कैसे जो है इन सुविधाओं पर बात भी हो सकती है। झरना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद पहली प्रतिक्रिया मैं समझना चाहूँगी कि आपकी क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आप एनजीओ चलाती हैं और आप समाज में बच्चियों से या फिर जो भी वर्ग है उनसे मिलना जुलना आपका रहता है। आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्टेटमेंट है या फिर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के जो आदेश हैं, इसे किस तरह से आप देखती हैं? सुप्रीम कोर्ट एक अल्टीमेट क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से ये चीज आया है। इसकी ये बताता है कि कितना इंसेंसिटिविटी इन 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 द प्रेजेंट स्टेट है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर इशू। जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बनाए, लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया तो मेंस्ट्रुएशन के हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सोचा ही नहीं। वहां से इश्यू एक्चुअली चालू होता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसी मेकिंग is basically done by men, and so all the basic issues that touch women are left out. दूसरा इशू ये है कि हमारे स्कूल में भी ये चीज पढ़ाया नहीं जाता है। इन अ सेंस कि बहुत बहुत सारे स्कूलों में जहाँ बायोलॉजी चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर होता है, वो स्कूलों में ये चैप्टर्स को स्किप किया जाता है, या तो ऐसे बोला जाता है कि ये खुद से पढ़ लो। यानी ये चीज जो अवेयरनेस बचपन से आनी चाहिए। झरना, मैं समझना चाहूंगी, आपने कहा कि स्कूलों में ये चैप्टर होता है, लेकिन स्किप करने को कहा जाता है। स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो स्किप करते हैं या फिर ज्यादातर इसको अवॉइड ही करते हैं? ना, दो तरह से होता है। एक तो टीचर्स खुद स्किप करते हैं, और दूसरा ये क्योंकि लड़का लड़की अगर कोएड एजुकेशन है तो ये मान लिया जाता है कि दोनों अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। एंड सो इट इज लेफ्ट ऑन टू द स्टूडेंट्स टू देन रीड द चैप्टर। मैं ये भी समझना चाहूंगी, ये जो स्कूल है जहां पर इस तरह की प्रैक्टिसेस होती है, ये छोटे शहर कस्बों की बात कर रहे हैं या फिर जो हम मेट्रोज या बड़े बड़े शहरों की भी बात कर रहे हैं? ना, मैं मेट्रोज की भी बात कर रही हूँ। गांव के स्कूलों में तो आई रियली डाउट कि ये चैप्टर्स को पढ़ाते होंगे, क्योंकि जिस गांव में हम काम करते हैं वहां पे ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए एनजीओज को जाके वहां पे गुड टच बैड टच से लेके सैनिटेशन हेल्थ एंड हाइजीन के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। इसलिए इतने टैबूज प्रिवेलेंट है। अगर हमने सालों साल ये एजुकेशन दिया होता तो शायद एक जनरेशन के बाद लोग समझते कि नहीं, ये अचार को छू लेने से, अपने मासिक धर्म के वक्त अचार को छू लिया तो अचार बिगड़ नहीं जाएगा।
तो ये साइंस अपने किचन में आ गया होता अगर हमने एजुकेट किया होता तो हमने नहीं किया है। एक ब्रेक ले लेते हैं मैम, ब्रेक का इशारा और कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी है, इसलिए माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो झरना मैम की बात भी पूरी सुनेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु कौशिक भी बने हुए हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात समझेंगे कि केंद्र सरकार जो है किस तरह से इस पर्टिकुलर खास मुद्दे पर काम कर रही है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हम हर्ष के साथ मनाते हैं, लेकिन बेटियों की जो एक मूलभूत सुविधा है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जिस तरह से हमारा जो विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, एक्सपर्ट्स जो बातें रख रहे हैं, उससे इस स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। झरना मैम, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी रखें और आपने जो यहाँ पर तथ्य पेश किए हैं कि इट इज़ नॉट अ टॉपिक ओनली विद द रूरल इंडिया, लेकिन जो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर कहे जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल की कहे जाते हैं, वहाँ पर भी ये स्थिति है जो कि काफ़ी चिंताजनक दिखती है। झरना मैम जी पक्का जी, ये रूरल तो मैंने ये पॉइंट रख रही थी कि अगर स्कूल्स में ये बेसिक चीजें पढ़ाई नहीं जाएगी तो फिर ये चीजें हम कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल्स में अगर हम बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ाएं, साइंस को अगर आगे करें तो ओवर द पीरियड ये सोशल टैबू जाएगा। तो ये जब पॉलिसी सरकार बना रही है तब उसको ये भी देखना है कि उसके साथ जो अनटचेबिलिटी है कि मासिक धर्म में आई हुई लड़कियों को अलग रखना घर पे, उसके लिए भी थोड़ा उसके स्कोप को ब्रॉडन किया जाए। जी, कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जो कि इससे जुड़े जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो फैलाने का काम करें। मुझे लगता है कि जो याचिका करता है उन्होंने अवेयरनेस की भी बात कही है, जो कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता हैं जया, और हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु बने हुए हैं। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुफ्त सैनिटरी पैड्स जो है स्कूलों में उपलब्ध कराए जाते हैं या फिर जो राज्य की बेटियां हैं उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, इससे जुड़ा आपके पास क्या डेटा मौजूद है डॉक्टर हिमांशु, मैं समझना चाहती हूँ। जी मैम, ऐसा है कि एडोलसेंट हेल्थ जो है अपने आप एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि टॉपिक है जिसको हम बहुत जरूरी समझते हैं कि इसको 10 साल से लेके 16 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनमें डिस्कस करना भी चाहिए, उनको इसकी समझ भी रहनी चाहिए। और इसके अंतर्गत मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो आती है, इसके लिए भी सरकार का प्रयास है कि इसको डिस्कस किया जाए। डिस्कस करने के साथ साथ बच्चों को इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, कैसे वो अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं जी। और कैसे बीमारियों से, कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और इसके लिए सरकार ने 2014 में एडोलसेंट डे मनाना शुरू किया और उसके बाद से धीरे धीरे करके काफी प्रोग्राम्स इसके बारे में आए हैं। RKS के 2020 में सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 10 साल से लेके और 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल में है और चाहे वो स्कूल में नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और गवर्नमेंट ने मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने सैनिटरी नैपकिन्स जो है इनका भी वितरण शुरू किया और एक पंचायत लेवल पे स्टार्ट करके और आप कह सकते हैं कि सिटी लेवल तक इनका वितरण जो है वो किया जा रहा है, स्कूलों से लेके और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप जरूर है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली अभी चल नहीं पा रहा है और हमें कहीं ना कहीं उस गैप को ढूंढ के उस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है, ताकि सबसे बड़ी जो बोल देते हैं कि आपकी समस्या जो है वो यही है कि मासिक धर्म के दौरान बच्चे जो हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और जैसा मैम ने कहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं ये जो रीति रिवाज और ये सब कुछ चल रहा है, इन चीजों को, इन टैबूज को खत्म करना बहुत जरूरी आ जाता है। तो उसके लिए जो है
जी सरकार को और कदम उठाने चाहिए। जी डॉक्टर हिमांशु, क्या आपको भी इस बात की कमी महसूस होती है कि क्योंकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो शायद कम है, इस वजह से इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारी बेटियों को मिलनी चाहिए, और इसको उतनी जानकारी का अभाव कर दीजिए या फिर किसी भी नीति का क्रियान्वयन उसे लागू करने में जो दिक्कतें आती हैं, क्या महिला प्रतिनिधित्व की कमी या फिर जो कमियां हैं वो सरकारी तंत्र में? इसमें आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें मैं सरकारी तंत्र अकेले की कमी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए एक दूसरे का जागरूक होना बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें महिला प्रतिनिधित्व की कमी के अलावा अपने ही घर में रहकर हम लोग अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ी कमी मैं यही कहूंगा, क्योंकि इसके लिए जागरूकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और हम लोगों को इन जो टैबूज हैं कि यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं जाना, ये मंदिर में नहीं जाना, ये घर में ये काम नहीं करना है, तो पहले तो इन्हीं समस्याओं से बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे समाज में जा सकते हैं कि समाज में जो कुरीतियां चली हुई हैं या जो और चीजें चली हुई हैं उसको खत्म कर सकते हैं। तो पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप्स हैं ये घर से ही शुरुआत होती है इनमें, तो इनको घर से ही दूर करके हमारे समाज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर हिमांशु, मैं ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी आ जाती है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में चीज़ें कही हैं कि जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपसी समझ से ये पॉलिसी बननी चाहिए कि कैसे हमारी जो स्कूली बच्चियाँ हैं उनको मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाए, और साथ ही साथ डिस्पोजल रिलेटेड जो सुविधा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल या फिर उपलब्ध कराया जाए। तो क्या यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है बहुत पहले आ जानी चाहिए थी? अगर आनी चाहिए तो उसमें क्या क्या जो चीजें हैं वो ऐड जरूर होनी चाहिए ताकि इस समस्या का असल में समाधान हो? देखिए मैम, यूनिफॉर्म पॉलिसी काफी पहले आ जानी चाहिए थी, और अभी भी मतलब देर नहीं हुई है। तो अगर अभी भी यूनिफॉर्म पॉलिसी आती है तो इन चीजों में कई जो गैप्स है उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिसी तो आ जाती है, लेकिन पॉलिसी का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज के लिए हमारे को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देना बहुत जरूरी है, जिसको फॉलो करके ये जो सैनिटरी नैपकिन जो है ये असल में बच्चों तक पहुंच सके। स्कूल में हम वेंडिंग मशीन लगा देते हैं, डिस्ट्रॉइंग मशीन लगा देते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉइंग मशीन लगाने के बावजूद भी ना तो वेंडिंग मशीन्स में सैनिटरी नैपकिन्स में अवेलेबल हो पाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉइंग मशीन्स प्रॉपरली काम कर पाती हैं। स्कूल में कई स्कूल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ प्रॉपरली लाइट की सुविधा नहीं रहती है। तो ऐसी जगहों पे फिर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इस चीज के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ साथ ऐसी गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है जहां पे इसका प्रॉपरली क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा आपने झरना मैम को भी सुना, डॉक्टर हिमांशु को भी सुना, मुझे लगता है कि विचारों में क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है अगर हम वाकई में इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी, तो इस यूनिफॉर्म पॉलिसी में और जो मुझे डॉक्टर हिमांशु की बात से महसूस होता है कि वेंडिंग मशीन लगा देने से या फिर डिस्पोजल सुविधा इस तरह से दे देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कई स्कूलों में तो बिजली की भी समस्या हमने देखी है, और बेसिक जो और समस्या है, पीने के पानी की भी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में इस पॉलिसी में मुझे लगता है कि कोई स्टोर रूम ऐसा हो जहां पर ऐसी जो सुविधा उपलब्ध हो और वहां किसी को उसका जो है संचालन का जो है वहां पर दायित्व सौंपा जाए। और अगर महिला प्रतिनिधि हो तो इससे ज्यादा जो स्थिति है वो सुलझ सकती है और समस्या का समाधान हो सकता है। स्वाति, आप किस तरह से देखती है? नेहा, इसमें देखिए अभी तो बहुत ऐसे एनजीओज भी इन्वॉल्व हुए हैं, इस चीज को इन्वॉल्व हुए हैं, अवेयरनेस लाने में है, सुविधाएं फैसिलिटेट करने में, और एरियाज में काफी एनजीओज इस क्षेत्र में अपना काम कर भी रही है। पर जो इसका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक फैमिली सिस्टम है, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक
a system in your body. It will happen. इस चीज को जब तक आप अपने आप नहीं मानेंगे, जी। जब तक कि आप सोसाइटी फैमिली में इस चीज को नहीं बना पाएंगे, तब तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पॉलिसी फ्रेम करना, इन सब चीजों का कोई मायने ही नहीं होता जब आप एज अ फैमिली मेंबर, एज अ ग्रोइंग गर्ल को आप इस चीज को कॉन्शियस नहीं करवा पाएंगे कि इट इज नेचुरल, इट हैपेंस, और ये होता रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इस काइंड ऑफ एजुकेशन जब तक आप एक फैमिली सिस्टम में रहना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक इन पॉलिसियों का मायने नहीं रहता है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, आपने सही कही। और मैं चाहती हूँ कि एक बिहार की छात्रा थी, उसने सरकार से ये उम्मीद लगाई कि उसे मुफ्त जो है सैनिटरी पैड्स मिलना चाहिए, और इस पर जो अधिकारी जो कि महिला ही थी, उन्होंने जिस तरह से उसे लताड़ लगाई, तो ये एक न्यूज़ भी बनी थी। मैं चाहती हूँ कि ये जो छात्रा है उसकी ये बात यहाँ पर दिखाई जाए कि किस तरह से मुफ्त पैड की बात कही जा रही थी। तो ये रिया कुमारी हैं, और मैं चाहती हूँ कि दिखाई जाए ये बात, रिया ने जिस तरह से मसला उठाया था। तो लगता है कि किसी तकनीकी वजह से हम ये बाइट आपको नहीं दिखा पाए हैं। जी, आप रिया कुमारी को सुनिए। जी, और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार की छात्रा कहे कि 20 से 30 रुपए का जो सैनिटरी नैपकिन है वो क्या सरकार नहीं दे सकती, और सरकार का जो प्रतिनिधि कर रही थी वो भी महिला होने के बावजूद इस तरह से कह रही कि सरकार से ज़्यादा मांगने की ये जो सोच है ना, इस पर सोचने की भी ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, उनसे इस मसले पर समझते रहेंगे। कई सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की बेटियों को यूनिफॉर्म पॉलिसी का इंतज़ार है जो लंबे समय से नहीं हो पाया है मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के लिए। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। आइए झरना मैम के पास चलते हैं। झरना मैम, आपने स्वाति की बात भी सुनी, आपने डॉक्टर हिमांशु की भी बात सुनी, और डॉक्टर हिमांशु और स्वाति की बातों से कई सवाल मन में और उठने लगते हैं। एक बात जो मन में उठ रहा है वो स्कूली ड्रॉप आउट का है। बच्चियों में खास करके ये भारत में इस तरह के कई आंकड़े सामने आते हैं कि जब से मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और बच्चों पर एक पारिवारिक दबाव भी बढ़ जाता है, और स्कूलों में अगर इस तरह की असुविधाएं होती हैं तो भी जो छात्रा है उसे बहुत ही संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। खासकर कोविड के बाद से जो स्थितियां हैं स्कूली शिक्षाओं के, कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये भी इस तरह की खबरें आती हैं। जी मैम, बिल्कुल। झरना जी से मेरा सवाल। जी झरना जी। पक्का प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद हम ड्रॉप आउट का आंकड़ा बहुत ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखते हैं, खास करके फीमेल ड्रॉप आउट, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा 8th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है। तो उसका एक कारण है कि प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता, और स्कूल गांव में ना होने के कारण बाहर भेजना और उसके साथ जो एसोसिएटेड चिंता है, उस वजह से पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते हैं। ये पक्का, ये डेटा से हम उसका कोरिलेट कर पाते हैं। जी।
और हाइजीन को कितना बड़ा इशू आप समझती हैं झरना मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हाइजीन बहुत बड़ा इश्यू है, इस वजह से कि क्योंकि एक टैबू है, ऐसा माना जाता है कि ये गंदी चीज है। तो एक तो कपड़ा यूज किया जाता है, वो कपड़ा ढंग से धोया नहीं जाता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, या तो उसको धोने का सुविधा नहीं है, उसके बाद उसको सुखाने का एक तो समझ नहीं है और जगह नहीं है, उस वजह से सुखाया भी टॉवेल के अंदर, वो भी सन शेड में, लोगों की नजर से छुपते छुपाते हैं सॉन। तो उस वजह से काफी इन्फेक्शन का प्रमाण इसी वजह से ज्यादा है, वाइट डिस्चार्जेस का प्रमाण ज्यादा है अमंग विमेन, और उसके कारण बहुत सारे डिजीजेस हैं। मैं कल ही आंकड़ा देख रही थी कि यूएन का एक फिगर है कि 5 ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 लाख महिलाएं हैं जो ऐसी इन्फेक्शन से पीड़ित है, और वो दैट इज अ कॉज फॉर डेथ्स अमंग विमेन, और वो जो कॉजेस ऑफ डेथ है उसमें ये आंकड़ा 5वां नंबर पे है, यानी बहुत भारी प्रमाण में महिलाओं में ये बीमारी प्रिवेलेंट है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और सेंसिटिविटी एंड डिस्कशन, मोर ओवर डिस्कशन। मुझे लगता है कि इस मसले पर बात ही नहीं होती तो समस्याओं पर खुलकर बात ही नहीं होगी तो समाधान पर किस तरह से जो है हम पहुंच पाएंगे। डॉक्टर हिमांशु, आपने जो चिंता जताई थी कि बिजली की भी समस्याएं होती है और भी दूसरे जो सरकारी तंत्र में जो खामियां होती है उसकी समस्याएं होती हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पॉलिसी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उम्मीद बंध रही है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये ला सकती है। अगर इस तरह की व्यवस्था हमारी स्कूली छात्राओं को मिल जाए तो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है या फिर जो जेंडर गैप होता है उसमें भी हम काफी हद तक जो है वो खाई है उसको पाट पाएंगे। डॉक्टर हिमांशु। जी मैम, बिल्कुल सही कहा है आपने कि अगर ये यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है ये प्रॉपरली अपना वर्किंग जो है स्टार्ट कर देती है तो उसके बाद काफी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, और इससे जो है काफी जो चीजें हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। एक जो जेंडर वाइज है ये सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद जो इसके प्रति लोगों का जो एक नकारात्मक रवैया है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व होने में पूरा एक आधार मिलेगा उसको, मुझे लगता है मिल जाएगा। जी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी डॉक्टर हिमांशु कि आप जब लोगों के बीच जाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कि सरकार आपके हेल्थ के बारे में इतना सोच रही है, और जब छात्राओं की हेल्थ की बात की जाती है तो कितनी भागीदारी आप समाज की तरफ से देखते हैं? तो मैं अगर बात करूं तो हम स्कूल्स में भी जाते हैं तो वहां पर एडोलसेंट हेल्थ के लिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, और मतलब स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, छात्राओं को स्पेशली इन चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा जो है वो ये एक ढके छुपे तरीके से होता है। मेल ये चीज का, अगर मैं मेल होके इस चीज के बारे में लेक्चर दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा लड़कियां शर्माती हैं, थोड़ा बच्चे शर्माते हैं, थोड़ा टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि मेल होके इसके बारे में अगर कोई लेक्चर दे रहा है तो कहीं ना कहीं खुल के वो बात नहीं रख पाते हैं। तो इस चीज को, इस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसके खत्म करने में मुझे लगता है सरकारों की जो भूमिका है यही बहुत अहम हो जाती है। अगर सरकार की भूमिका होती है तो सबकी गंभीरता, यहाँ पर स्थिति की गंभीरता पर सबका ध्यान आकर्षित होता है। स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी जी, आप बात पूरी करें हिमांशु जी। सरकार के साथ साथ इसमें जो घर के जो बड़ी औरतें हैं या जो बड़े लोग हैं उनकी भूमिका भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो अगर इस चीज को ओपनली डिस्कस करेंगे तो सरकार के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा ये सब कुछ।
स्वाति, यूनिफॉर्म पॉलिसी से जैसा मैंने कहा कि हिमांशु जी से कि मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार की जहां भूमिका आती है तो स्थिति की गंभीरता जो है लोगों को पता चलती है और आकर्षित होते हैं इस तरफ कि हाँ, बातचीत करनी चाहिए और हम अपनी बेटियों को इस तरह की सुविधा देंगे, तभी वो बेटियां जो कि अमूमन हर बोर्ड की परीक्षाओं में अव्वल आती हैं और लड़कों को भी पीछे छोड़ जाती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी जो है समर्थन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और इस पॉलिसी से आप कितनी उम्मीद कर रही हैं कि हम यहाँ पर बैठ के जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वो पॉलिसी जो यूनिफॉर्म पॉलिसी आएगी उसमें कवर करेगी? नेहा, देखिए, जब आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रोल आउट करते हैं, कोई भी सरकार एट द लोकल लेवल, एट द नेशनल लेवल, जब आप पॉलिसी रोल आउट करते हैं तो आप लोगों को एक वो टॉकिंग पॉइंट जैसा दे देते हैं जी, पर वो टॉकिंग पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना, उसको एट द लोएस्ट लेवल तक पहुंचाना, ये सरकार घर घर जाके नहीं कर सकती है, चैलेंज है जी। सरकार आपको एक थॉट प्रोसेस करवा सकती है, पर इम्प्लीमेंट करना इंडिविजुअली अपने हाथ में है। अगर मुझे पता नहीं अगर ये एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, जिन दिनों ये कोविड वैक्सीनेशन की बात चल रही थी जी, तो जिस तरह का एफर्ट लिया गया था वैक्सीनेट करने का, घर घर जाके पहुंच के वैक्सीनेट करने का, एटलीस्ट फर्स्ट डोज में देयर वाज अ लार्ज सेक्शन दैट could be taken care of because of the involvement of the government. Similarly, ऐसा अगर एक involvement एक रूल जैसा आ जाता है कि करना ही है, इस प्रोसेस को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तभी जाके ऐसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, सोचना आसान हो जाता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया कि अगर सरकारों की जो भागीदारी गंभीर होती है और वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है, तब जाकर इस तरह के जो अभियान है या फिर जो नीतियां हैं वो सक्सेसफुल हो पाती हैं। झरना जी, आपने सुना स्वाति जी को और हिमांशु जी को भी कि नीतियां बनाना तो चलिए आपने बना ली बैठकर और लोगों से बातचीत करके, अलग अलग राज्यों के सचिवों से बातचीत कर, लेकिन क्रियान्वयन जो लागू करने की जो दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं हर आखिरी स्कूल तक पहुंचने की, उसमें सरकारों की जो भूमिका है वो मिशन मोड पर होने की ज़रूरत है। आपको भी लगता है कि मिशन मोड पर अगर होगा तभी इस समस्या का समाधान है? नहीं तो नीतियां आएंगी, चाहे वो यूनिफॉर्म पॉलिसी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन छात्राओं को उतना प्रोत्साहन या समर्थन या फिर जो टैबू की बात हम कर रहे हैं उससे वो दूर नहीं हो पाएंगी। मैं सहमत हूँ दोनों हमारे विचारों से जी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा, वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी, सैनिटेशन अपना ये सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगी, लेकिन उसमें टैबू जाएगा नहीं, ये मुझे डाउट है। टैबू जाता है एजुकेशन से, टैबू जाता है अवेयरनेस से, उसमें गाइडलाइन बनाने के क्या एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं वो थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि गुजरात के एक स्कूल में 65 लड़कियों का हॉस्टल में स्ट्रिप चेक किया गया था कि वो हॉस्टल में ऐसे मासिक धर्म के समय में वो सबके साथ खाना खा रही है या अलग खा रही है। तो उसपे हमने PIL किया था और वो आप भी देख सकते हैं लीजिए सिन्हा एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जस्टिस पार्दीवाला का बेंच था और उनमें ये बोला गया था कि आप स्टेट को बोला गया था कि आप ऐसे गाइडलाइंस बनाइए। तो बोलने की बात ये है कि हम सरकार द्वारा इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन एट द लोकल लेवल को इम्प्लीमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम ये आइस ब्रेक कर पाए विदिन द सोसाइटी कि कोई गंदी चीज नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस और इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जब तक ये नहीं हो पाएगा ये पॉलिसीज इतना लंबा काम नहीं कर पाएगा। जी, आपकी कंसर्न जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर
और ब्रेक के बाद लौटते हैं और हिमांशु जी से कुछ और सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वाति भी बनी हुई है और झरना मैम भी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी की कि स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स देने के लिए सरकार को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैं ये समझना चाहूँगी कि स्कूलों से ही जो है शुरुआत हो जाती है कि देश का जो भविष्य है वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है। जब स्कूलों पे मिड डे मील की बात होती है और जब मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कम से कम चर्चा तो शुरू हो रही है और हमारे देश की अदालतों को अगर ये लग रहा है कि बहुत ही अहम महत्वपूर्ण मसला है तो एक परिवर्तन तो मुझे यही पहले पायदान पर ही नजर आता है। डॉक्टर हिमांशु जी मैम, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो नजर आता है और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्कूल से हो गया, आंगनवाड़ी के थ्रू हो गया, तो कोई भी अगर आपने सिस्टम को शुरू करना है और डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा सिस्टम शुरू करना है तो वो ज्यादा इजी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, और जहां पे चीजों का पहुंचना है उन लोगों के लिए भी इस चीज को गेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चैनल है वो प्रॉपर अगर अच्छा सा बना है तो उसको मेंटेन करना जी उसको मेंटेन करना कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है। जी डॉक्टर हिमांशु, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि इससे जुड़ा, अगर हाइजीन से जुड़ा हुआ या फिर जागरूकता कम है, जानकारी कम है, तो बच्चियों में कई तरह की समस्याएं भी इसी स्टेज पर जो है वो पैदा होने लगती हैं और कुछ ये लोक लाज और क्योंकि टैबू है इस वजह से वो बात भी नहीं कर पाती। तो किस तरह की गंभीर बीमारियां जो है, क्या इस तरह की जो कैंसर तक की बीमारियों की बात की जाती है, इन बीमारियों को लेकर भी क्या जो हेल्थ मिशन है वो अवेयरनेस फैलाता है? जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना रखी जाए तो काफी तरह की बीमारियां जो है वो बच्चों में और बड़ों में भी इवन हो सकती हैं, और हो सकती नहीं, होती भी हैं। और इसमें फंगल इन्फेक्शन से लेके और सीए तक, जैसे आपने बोला, कैंसर तक की बीमारियां इसमें होती हैं। एनीमिया हो गया और आपका वाइट डिस्चार्ज हो गया, तो ये बहुत कॉमन से बीमारियां हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गई, इचिंग्स हो गई, और ये कहीं ना कहीं रोकी जा सकती हैं जागरूक करके। और इसके बारे में अब जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एडोलसेंट डे मनाया जाता है, आरकेएस के प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, आरबीएसके चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो है वो तवज्जो दी जा रही है, और स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में जाके और अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू इन चीजों को अब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि ये जो है ये हानिकारक चीज है, और अगर आप इस टैबू को खत्म नहीं करेंगे, अपनी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में और समस्याएं आपके लिए हो सकती है। तो अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए हैं सरकार ने, और जहां जहां ये प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहां वहां इसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि प्रयास तो दिखते हैं, लेकिन इन्हीं प्रयासों को शायद यूनिफॉर्म करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नजर आती है। स्वाति, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि चाइल्ड मैरिज को, बच्चियों के बाल विवाह को आप किस तरह से इससे जोड़कर देखती हैं? जब स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी कि मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे और बच्चियों को जो है स्वास्थ्य संबंधी इस तरह की जागरूकता या फिर जानकारी जो है ज्यादा मुहैया कराई जाएगी, एक तंत्र की स्थापना की बात हो रही है, तो मुझे लगता है चाइल्ड मैरिज पर भी जो है एक कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उस पर भी शायद मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में ही इस तरह की विचारधारा का भी एक साथ साथ में विकास हो जाएगा, जिससे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। स्वाति। नेहा, चाइल्ड मैरिज इससे लिंक इस तरीके से हो सकता है क्योंकि जब एक बच्ची में ये अवेयरनेस आ जाता है कि दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और मतलब ये देखिए हमारे सोसाइटी में ऐसा है, इसको ना रिलीजन के साथ भी जोड़ देते हैं। जहां आप किसी चीज को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, वहां मुश्किल इस बात की हो जाती है। अगर आप देखें नवरात्रियों के टाइम पे
हम जो 9 कन्याओं की पूजा करते हैं उसमें से हम क्यों गर्ल अबव 16 की नहीं कर सकती हूँ? तो कन्याएं हैं, शी स्टिल नॉट एन एडल्ट, बट वो एक हो जाता है कि she has attained her puberty, तो प्योरिटी नहीं रही अब उसमें। तो ये जब वो माइंडसेट आपके सिस्टम में इनग्रेन्ड है, तो मतलब इट इज लाइक वन प्रॉब्लम, वन क्वेश्चन लीडिंग टू द अदर। बिल्कुल। जब आप घर पे इस थॉट प्रोसेस में ग्रो करते हो, और ये दिस इज नॉट अ रूरल मेंटालिटी, ये सेमी अर्बन अर्बन हाउस होल्ड्स में भी ये चीज देखने को मिलता है कि वेयर इट इज encouraged कि ठीक है, आफ्टर 16 जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। तो जब आप इस मेंटालिटी में ग्रो होते हो, तो आई डू नॉट थिंक आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो। चाइल्ड मैरिज, as Neha, I have realized child marriage is it is a tradition in some societies, some culture, but it is also an economic compulsion in certain sections of the society. वो economic condition leads from these kind of reasons to putting your child away from the family. So it is in many ways it's like a mindset that needs to develop, mindset that needs to change. पॉजिटिव थिंग्स में ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थिंग्स नहीं हो रहे हैं जी। अगर आप देखिए वर्क प्लेसेस में आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, देयर इज आल्सो अ पॉलिसी इन सर्टेन कंपनीज कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एवरी मंथ प्रपोजल है। आई डू नॉट नो हाउ मेनी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड है, पर ये प्रपोजल है फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल where a lot of women, girls face problem, तो take a day off। बिल्कुल। तो अवेयरनेस तो आ रही है। मुझे लगता है केरल में भी इस तरह की सरकार ने जो है एक कदम उठाया है कि छुट्टी का भी एक प्रावधान जो है यहाँ पर लाया गया है केरल सरकार की तरफ से। तो स्थिति बदल रही है भारत के भीतर ही, और हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जो है ये लिंक होती ही है, तो सभी को जो है एक समग्र समाधान की तरह सोचना चाहिए। झरना मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इस पूरी स्थिति का समाधान किस तरह से देखती है? क्या सिर्फ सामाजिक टैबू को खत्म करके अवेयरनेस लाकर ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है? लेकिन जैसा मिशन मोड की बात हो रही है, मिशन मोड पर काम करके ही जो है इस टैबू को खत्म किया जा सकता है, और इससे जो है हमारी छात्राओं और हमारी बच्चियों से जुड़ी कई समस्याएं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की समस्या हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड क्राइम की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को हम काफी हद तक जो मुझे लगता है कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। झरना जी, मुझे लगता है कि शायद वापस से मेरा इको हो रहा है। जी, आप बात पूरी कर लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है शेष। जी जी, इसमें मिशन मोड से काम करने से वापस वो हम वो पहलू को पहुंचा पाएंगे लोगों तक, लेकिन उससे ज्यादा हम जो उसको वायलेंस के साथ जोड़ रहे हैं या चाइल्ड मैरिज के साथ जोड़ रहे हैं, उतना लंबा उसका बेनिफिट होगा ऐसा मुझे दिखती नहीं। क्योंकि ये जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स है उसको चेंज करने हैं, उसको हिलाने के लिए हमको सोसाइटी में अवेयरनेस ऐसी लानी है कि menstruation cycle is a process of the body, जिससे बच्चा होने में मदद होता है, और जो बच्चा होता है वो माँ और बाप के एक्स और वाई क्रोमोसोम का या XX क्रोमोसोम का प्रोडक्ट। ये अगर समझ सोसाइटी पे दिया जाए तो उससे लीडिंग जो वायलेंस है, सन प्रेफरेंस है, वो हम कम कर सकते हैं। बस उतना हम कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका झरना जी कि आपने हमें ये समझने में मदद की। और डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि एक लाइन में मैं आपसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी कि ये पॉलिसी अगर आ गई तो गांव के स्तर पर जो है छात्राओं के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।
जी मैम, बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये पॉलिसी यूनिफॉर्म कोड जो है लागू हो जाता है इसके लिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज आप बोल सकते हैं कि होगा, और एक महत्वपूर्ण और लाभदायक चेंज जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जी स्कूल ही नहीं, जो लेफ्ट आउट जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक काफी स्कूल एक हाइजीनिकल अट्रैक्शन हो और जाएगा। मुझे काफी लगता है बीमारी स्कूल से एक बचने वाला अट्रैक्शन हो प्रोग्राम जाएगा और होगा। स्कूल लोग इसलिए भी जाएंगे, अपनी बेटियों को भेजेंगे कि वहां पर इस तरह की सुविधा है। मुझे लगता है कि स्कूल एक अट्रैक्शन की तरह जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने सभी एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने इतने सरल भाषा में और आसान तरीके से हमें ये समझने में मदद की कि आखिर छात्राओं को अगर ये सुविधाएं मिले तो छात्राओं की शिक्षा में भी, उनके स्तर में भी सुधार आएगा और छात्राओं के स्कूल ड्रॉप आउट की जो समस्या है उसमें भी सुधार आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप फीडबैक देना ना भूलें। आपके प्रोत्साहन और सपोर्ट का, समर्थन का लगातार हमें उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है। इसलिए info@justbroadcasting.com पर मेल देना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें लगातार आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। नमस्कार।